चिल्ला सर नमस्कार। नामदेव चिल्ला सर नमस्कार। पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं कि आप अमेरिका से हो डायरेक्ट, और अभी अमेरिका में सुबह हुई होगी। मेरे ख्याल से सुबह के 7 या 7:15 बजे हो गया अमेरिका में, और सुबह सुबह हमने आपको तैयार किया हुआ है, क्योंकि इंडियन टाइम से आज अभी रात हो गई। यहाँ पे 7:45 8 बज गए हैं, तो वहां पे सुबह होगी। तो सुबह सुबह हमने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी, इसके लिए पहले तो क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो फेसबुक लाइव है, उस मंच पर मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का फाउंडर विजय वक्ते, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की प्रमुख विश्वस्ता सौ निशा विजय वक्ते की ओर से, और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जितने भी ट्रस्टी है उनकी ओर से, और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के पूरी परिवार की तरफ से मैं आपका इस मंच पर 12वीं मुलाकात में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपके बारे में तो बहुत हमने सुना है, मतलब एक बार जरा, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक सरप्राइज देना चाहते हैं। ठीक है, एक सरप्राइज देना चाहते हैं सर जी। क्या This is a story of a young man, dream big. As Abdul Kalam was always saying, dream big. Small is right, and this man decided to touch the sky because living in the sky is the limit. Born in a very small village of Karnataka, this young boy had a dream to touch the sky, dream to cross 1,000 miles. With that dream, he started working hard, completed his education, and after that, decided to pursue his dream. He had completed his BTech at Karnataka University. He had also completed BA from Bangalore University. And this young man is none other than Mr. Dev Chillar, who is now at present United States of America. Right now, he is staying in America. He had not forgotten his roots, and his roots are India. It is rightly said that we can stand firm when we have the strong roots, believe in these principles. Because of this relation, he is helping people who are in trouble, who are in difficulties, pandemic situation. Step forward, help people in his village, as the village was also affected by COVID-19. He is also helping Sri Ravi Talva and Sri Abhijit Sonamne, as he found that the elderly people are neglected by the society and they need help. So he came forward once again to give them the helping hands. Namdev Chillar believed that education is an important tool for development, and that's the reason he is a member of so many societies, and he is realizing that people in the villages need such help. This is his motive there, that he's always helping people who are there in need, having a wonderful family and happy children there. He is there coming together with them to India with hands. He's also the member of Red Cross, and
Swami Vivekananda Vedanta Society in Chicago. As he is rightly saying always that never forget the roots. सर कैसा लगा आपको? आप तो मेरा जीवन चरित्र सभी दिखा दिया पिक्चर में। सर जी हमारी वर्षा प्रगट मैडम है, सब इनका पूरी मेहनत इनकी है ये, और ये सब इन्होंने आज सर दिन भर में आज पूरा दिन ये बनाया सर जी, आपका वीडियो बनाया सर जी। हमारी 12 मुलाकात में सर पहली बार ऐसा वीडियो बनाया सर जी। इस मंच पर बहुत महनीय व्यक्ति आए, लेकिन पहला वीडियो जो है वो आपके कार्य का बना है। जो भी लोग सर आज पूरी जगत में, पूरे विश्व में जितने भी लोग हमको देख रहे होंगे, जितने भी लोग हमको आज सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि आपकी पूरी मुलाकात जो थी ये 3 मिनट के, सिर्फ 3 मिनट के वीडियो में आपका पूरा जीवन चरित्र उतर के आया है सर जी। मैं तो कहता हूं कि आपको तो हमको 100 सलाम करना चाहिए। अरे रियली सैल्यूट यू सर। सर खुद के लिए हर एक व्यक्ति जीता है, खुद के लिए हर एक व्यक्ति जीता है। जीना हो तो औरों के लिए जी के देखो, जीने में कितना मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है। और आज से हमको आज बहुत सीख मिलने वाली है। एक महारत्न, एक साड़ी रत्न जो हम आज विश्व को दिखा रहे हैं, नामदेव चिल्ला सर के स्वरूप में। सर मैं विजय वक्ते फिर से आपका स्वागत करते हुए मेरी इस टीम का परिचय करवा देना चाहता हूं। ये जो वीडियो आपने आज देखा, उस वीडियो के कर्ता धर्ता है सौ वर्षा प्रगट, अंकलेश्वर गुजरात। मेरे साथ में इंटरव्यू लेने के लिए हमारी दूसरी महनीय निवेदक है श्री संजय साड़ी, नाट्य क्षेत्र कला से संबंधित है, बहुत ही अच्छा एंकरिंग करते हैं। और डॉक्टर अपर्णा निमकर जो साइकोथेरेपिस्ट है, बहुत आकाशवाणी और दूरदर्शन पे उनकी खुद की मुलाकातें प्रसिद्ध हुई है, और इंग्लिश पे मतलब हमारी जो दो ही महिला है उनका इंग्लिश के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभुत्व है। तो सर मैं फिर से इस फेसबुक संवाद मालिका में, फेसबुक लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। सर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में मैं खुद बताने से पहले मैं अपर्णा कहूंगा वो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे। All the viewers in Eastern countries, good evening, and all the viewers in the Western countries, good morning to you. Myself, Aparna Nimkar, welcomes all of you in a very precious interview with Mr. Namdev Chillar, a man who is a project manager at Capgemini, America. He lives in Thousands of Oaks, California, USA. A person who is self-inspired and self-directed. A child born to illiterate parents reaches America with a great education and determination. A man who overcome all his drawbacks and shortcomings and came up as a shining star. A person who is self-made and very humble and human. He suffered a lot of hardship during his graduation. It was not an easy childhood for him. At a tender age of 12 years, maybe he was in 7th standard, faced a lot of economic crisis in his family. A child who was 5th born in his family dropped his school and took up a job as a weaver. He started working with the handloom and supported his family. But over a period of 2 years, he decided that I must complete education and do something good in life. So after dropout of 2 years, he came back to school where all the children made fun of him, but he did not bother all of his hardship. He worked very hard during the day to earn living for his family, and at night, he studied very, very hard in the lamp beside the street, and he stood second in 8th standard. So great congratulations for all his achievements. And I'm really happy that he is a really great time achiever and a very successful man in his life. A man who's grounded and a man who's really believing in the religious beliefs.
I welcome Mr. Namdev Chilla to WSF Forum on 12th episode. WSF, as we all know now, that it has been established on 29th of October 2017 with a great vision by Mr. Vijay, as well as his better half, Mrs. Nisha Vakte. A vision of eradicating poverty from the community and helping not just his community, but all the humans that are connected with him and viewing him. A great man with a great vision started helping everybody without selfless motives. So I welcome in this meeting and in this conversation, and thank you very much for giving your precious time, sir. सर फिर से एक बार नमस्ते. आई एम नमस्ते. वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू इन दिस वे, द वर्चुअल मीटिंग. सर आपके बारे में अभी अपर्णा ने जो बताया उसमें ही सब कुछ आ गया है, तो मैं आपको क्या पूछूं और क्या बोलूं. आई एम रियली वेरी हम्बल सर that how a young boy who is dreaming about something to do in the life, and then he is reaching the star, as you have mentioned in your information, the biodata which I read, that you wanted to reach the sky, that is the star. So that what the thing very important कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक जबरदस्त इच्छा शक्ति रही होगी जिसकी वजह से आपने आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें थी या चैलेंजेस थे उसको ओवरकम करते गए. और यही बात जो है हमें लगता है कि आपको इतना बड़ा बना कर गई. तो आज के बच्चों को तो सही में सर आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है. एक पूरी लाइफ स्टोरी आपकी बता सकते हैं. हम एज अ टीचर मैं बच्चों को बता सकती हूँ कि रियली कितना बड़ा अचीवमेंट हम कर सकते हैं अगर मन में लगन हो, अगर हम कोशिश करें. दैट इज व्हाट द थिंग इज. सर बेसिकली मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगी कि आपने जब अपना जो शिक्षा आपने प्राप्त की है वो कैसे एक बार छूट गई आपकी और फिर से आपको वो ज्वाइन करना है स्कूल, ये इच्छा जागृत हुई, तो क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि आपका एजुकेशन क्या है अभी हमने बताया, अपर्णा ने बताया है कि आपने बीटेक किया, बाद में एमबीए किया बैंगलोर यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो अंदर की जो बात है कि एक बार स्कूल छोड़ने के बाद फिर से स्कूल में जाना है, ये आपको क्यों लगा? जैसे आपने वीडियो बनाया और अपर्णा जी ने सब कुछ बताया, मुझे बताने का कोई ऐसा नहीं लगता है. तो जो कुछ आपने वो सीक्वेंस में दिया ऐसा भी मैं डिटेल में बता दूंगा. पहले मैं शुक्ल साड़ी फाउंडेशन का विजय जी का और आप टीम को सभी धन्यवाद देता हूँ कि इतना आप एफर्ट डाल के एकजुट के मिलके जो कुछ काम कर रहे हैं. इससे साड़ी फाउंडेशन को तो लाभ मिलेगा, ऐसा ही देश को भी और आगे लेके जाता है. तो आपका प्रश्न जो कुछ है वो रेलेवेंट है और इस पे मैं थोड़ा ऐसा घूम के ले जाऊंगा तो उत्तर उसमें कहीं तो मिलेगा. तो मैं 2007 पे इधर पे न्यूयॉर्क में लैंड हो गया. उस वक्त में मैंने मुझको ऐसा पिंच कर दिया. तो वो इसलिए पिंच किया कि मैंने जो कुछ मेरा वो सपना था एक दिन में वो आज पूरा हो गया या नहीं करने के लिए मैंने सब पिंच कर दिया. तो अभी तो 13 इयर्स हो गए हैं आके. यहाँ पे मैं ऐसा बताऊं कि रिसोर्ट जैसा घर है और हिल पे है और एक कैलिफोर्निया ऐसा बोलते हैं कि देश का इधर पे बहुत बढ़िया स्टेट है, एडवांस्ड है और कुछ सभी है और स्वीट फैमिली है और जो कुछ चाहिए वो कुछ मेरे पास है अभी. सो ऐसा लगता है कि ऐसा एक सपना मैं देखा था एक वक्त में. जो वक्त मैं ऐसा ईयर बताता हूँ तो वो तो 1984 होगा, शायद 84-85 होगा.
तो वो वक्त ऐसा था कि मैंने जैसा आपने बोल दिया था, अपर्णा जी बोल दिया था, 7th स्टैंडर्ड मैंने पास किया था वो लोकल कन्नड़ मीडियम में। बाद में वो घर का ऐसा वो ये था, मैं काम करना ही पड़ता और कुछ अर्निंग करके घर को सपोर्ट करना ही ऐसा था। तो मैं ऐसा सोचा था कि अभी मैं घर का काम, वो को बुनकर है, ऐसा हमारे जीवेश्वर के बहुत लोग ऐसे बुनकर काम करते हैं। तो मैंने सोचा था अभी तो इमीडिएट जॉब वही होता है, जाके देखने का, वहाँ पे पढ़ाई में तो 7th स्टैंडर्ड पास होने से कुछ नहीं है। और मेरा गांव तो ऐसा है कि वहाँ पे वो को वीविंग का एक है, और बाद में थोड़ा बरस पे वहाँ पे क्वारी का एक बिजनेस शुरू हुआ है, वर्ल्ड फेमस ग्रेनाइट स्टोन्स है। तो मैंने ऐसा सोचा था अभी मैं वीविंग करने की शुरू करता हूँ, बाद में थोड़ा सपोर्ट आने से मैं उसको फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा मैंने शुरू किया। 1 बरस होने के बाद मैंने ऐसा लगा कि ये तो मैं जो कुछ अर्निंग कर रहा हूँ मीगर है, वो मेरे लिए तो होगा, और ऐसा कुछ मेरे फैमिली होने से और बच्चे होने से मेरे माँ बाप को कैसा मैं देख सकता हूँ, ऐसा सोच चलने लगा मेरे मन में। और एक बार मैंने ऐसा एक रात में मैंने ऐसा, वहाँ पे मेरा हमारा घर तो थोड़ा छोटा है और मैं ऊपर जाके सोता था टेरेस पे। तो वहां पे जाके मैंने ऐसा सितारों को देख रहा था। तो देखते देखते हर दिन मेरा वो ये आदत था देखने का, क्या जा रहा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो एक दिन ऐसा देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि ये कोई तारा ऐसा जा रहा था। तो मुझको ऐसा लगा कि ये क्या है, ऐसा को मेरा वो पे वो आदत है, पता नहीं, वो बोल रहे थे जो कुछ गिरता है उसको नहीं देखना है। तो मैंने ये तो ऐसा लगा कि मैं देखूं क्या है वो। तो ऐसा देखते देखते वो तो एक ये जहाज था, विमान था। तो मैंने देखा वो तो नहीं गिर रहा, क्या हो रहा है। तो मुझे पता नहीं, उस वक्त मैं भी वो उसमें एरोप्लेन में बैठ के मैं भी कहीं तो घूम सकता हूँ, अलग अलग प्लेस में मैं जा सकता हूँ, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कोई सपना है क्या। और ऐसा लगा उस वक्त पे, क्योंकि आपका वो जो ये होता है ना, सभी एयर सभी ऐसा स्टैंड हो जाता है। तो समझो कि हर एक का जीवन में ऐसा कोई ऐसा कोई वक्त आता है। तो मैंने उसको कैच किया, इसे क्यों हो गया मेरे मेरे मन में, मेरा दिमाग में। तो मैंने सोचा ये तो कुछ रहेगा इसमें। तो मैंने अगला दिन आ गया, वो वही वक्त पे शायद मेरा ख्याल से कहाँ से जाता है, बेंगलुरु को मैंगलोर कुछ कुछ डायरेक्शन में वो एरोप्लेन जाता है। मैं हर दिन सोच के मैं उसको कंक्रीट किया, क्यों मैं अभी तो यहीं पे हूँ, वही मैं तो बड़ा सपना देख रहा हूँ, ऐसा कुछ देखने से कुछ गलत है क्या, और ऐसा सपना सक्सेस करने के लिए कुछ मुश्किल क्या है, ऐसा कुछ मुश्किल है तो उसको क्या लगता है, ऐसा कुछ वहां सोच के मैंने वो डिसाइड कर दिया। और 1-2-3 महीने होने के बाद एक अजीब सा ये हुआ, मैंने एक फ्रेंड था उसमें, वो तो ऐसा हम घूमते जाते, रात पे काम करने के बाद कुछ भी नहीं है वहां पे घूमने का और आने का, कुछ खाने। तो मैं वो उस वक्त उससे बात कर लिया। उसने बताया तू स्टडी क्यों नहीं करता है, तू बोल रहा है बड़ा होना है, पैसा कमाना है, इस कुछ बहुत बहुत बड़े बड़े बात बोलता है तू, तो स्टडी नहीं करने से क्या होगा, ऐसा कुछ उसने बोला। मैंने वो उसके बारे में थिंक कर रहा था, और उसने बोला हो वही तो, मैं तो करना है, क्या करना है, कैसा करना है पता नहीं, मैं तो करने का मेरे पास वो तो जस्ट में मेरे पास वो स्ट्रांग फीलिंग है। उसने बोला एक टीचर है, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तो पुराना मेरा स्कूल का तस्वीर है। यहाँ पे वो जो दिखता है वो टीचर, उसका नाम सीताराम हेगड़े है। वो तो एक दिन वो फ्रेंड ने उसको मुझे वहां पे लेके गया। वो बोल रहा था, टीचर ने बोला मुझे देखो तो आप 2 बरस तकरीबन 1.5 ईयर हो गया है, और आप तो कन्नड़ सीखे हैं, कुछ भी कर नहीं सकता मैंने,
मैंने बोला मुझे इंग्लिश सीखना है। तो उन्होंने ट्यूशन लेते थे स्कूल पे, जो कुछ वहाँ पे स्कूल है वो लोकल इलकल में, वो बागलकोट कर्नाटक में आता है। तो उन्होंने बोल दिया तो मैं तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आप तो स्कूल भी नहीं आते हैं, मेरा स्टूडेंट भी नहीं है। ऐसा काम करो, आप चाहिए तो मैं ट्यूशन बोलता हूँ, बैक साइड बैठ के सुन लो कुछ कुछ करके। मैंने बोला ओके, वही तो एक ऑप्शन है। मैं हर दिन जाके उन्होंने जो कुछ बोलते रहता है वो वर्ड्स इंग्लिश वैसा लिखते रहता। बाद में घर में आके जो कुछ वो इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं ना, वो लेके ऐसा कुछ वैसा ही वर्ड कहता 10 टाइम्स 15 टाइम्स लिखते रहा। मतलब मेरा ऐसा हो गया कि वो एक एक एक, एक, एक मिलके वो तो मेरा वो कॉन्क्रीट थॉट आ रहा था। अब बाद में मैंने एक कन्नड़ टू इंग्लिश एक ट्रांसलेशन बुक लिया। मुझे मेरे पास उतना तो पैसा भी नहीं था, 10-5 रुपए ऐसा कुछ मिलता रहता, वो मिला के मैंने वो इंग्लिश को कन्नड़ टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक लिया। मैंने कन्नड़ बेसिक था, तो वो सीखने से ऐसा लगा कि मैं वोकैबुलरी बिल्ड करता रहा। जो कुछ उस वक्त में मैंने किया वो तो सही स्टेप था, और ऐसा करने से क्या होता है कि आपको एक एक का कॉन्फिडेंस होता है। और मैंने दूसरा बात सुन लिया कि जो सक्सेस में जो बड़ा होना है, मैं और किसी का जीवन को भी मैं फॉलो करने का मुझे ये नहीं है, क्या डायरेक्शन नहीं, क्योंकि जो बड़ा हुए हो गए हैं उनका भी एक एनवायरनमेंट था, उनको भी एक सपोर्ट था। मुझे कुछ अलग ही है, मैं ऐसा नहीं करना है कि उन्हों को फॉलो करके मैं कहीं तो गिर नहीं पड़ूं। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं सेल्फ इंस्पायरेशन करूं और सेल्फ डायरेक्ट भी करूं। तो आगे आगे आप क्वेश्चन पूछते चलेंगे, मैं बता दूंगा। और ये एक बात मैंने ये किया कि जो कुछ मैंने 10 वर्ड्स लिख दिया तो मैं मेरे को पैट करता हूँ, और एक पेपर में मैं ऐसा लिखता हूँ कि he has completed 10 words and सक्सेसफुली करके मैं वो सर्टिफिकेट लेता हूँ, और बाद में मार के डालता हूँ, कोई तो नहीं देखना है। ऐसा कुछ करने से क्या होता है कि यू आर पुटिंग ए वन स्टेप अहेड और कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए कोई घबराने का जो कुछ मैं आपसे वर्ल्ड फाउंडेशन का मेरा सभी बंधुओं को देश में कभी बाहर में ऐसा एक संदेश देता हूँ कि जो कुछ घबराने का कोई बात नहीं। आप सक्सेस होने के लिए पहला आपके पास वो कॉन्फिडेंस ले जाइए, बाद में जो कुछ आप एक एक काम करते हैं ना, आपको एक पैट कर दिया, कोई बात नहीं, वो तो छोटा ही रहे और बड़ा भी हो जाए। IAS में पास हो तो भी आप पैट कर दिए जाएगा, जो कुछ 10 वर्ड्स लिख दिया तो पैट कर दिएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस कर दिया जाएगा तो वो अगले एक स्टेप को पूरा हो जाएगा। That what sir, इतने छोटे से टाइम में आपकी जो बायोग्राफी बोल सकते हैं, we can learn so many things. आपने अपने टीचर को भी याद किया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि अभी 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट होगा, तो यू स्टिल रिमेम्बर द टीचर, वो बहुत बड़ी बात है। सेकंड, आपने ये भी बताया कि सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, दैट इज सेल्फ ड्रिवन, then and then only it is possible to fulfill our dream. So really sir, आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। तो that is what really when a person is self driven and achieving something, he is speaking so frankly with the people कि हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ अटैच होके बात कर रहे हैं इधर। So thank you very much sir for your guidance and inspiration. Over to you there, Aparna. सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका नेटिव प्लेस, माता पिता, परिवार, आपके सन एंड डॉटर, आपकी शिक्षा का आरंभ, शिक्षा आपने कहाँ पूर्ण किया और किस क्षेत्र में आपने शिक्षा प्राप्त की, जरा हम सब लोग जरा सर जानना चाहते हैं। हाँ जी, मेरा जन्म तो इलकल बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में हो गया, कर्नाटक में है। वो तो एक ऐसा ड्राई प्लेस है,
वहाँ पे कुछ भी नहीं होता एक्सेप्ट वीविंग और क्वारी के बारे में। तो मैं तो मेरा पेरेंट वो फादर 4th ग्रेड किया था, उन्होंने जो मेडिकल का आरएमपी जैसा वैसा घर के सामने जो कुछ इलाज देते थे। मेरा मम्मी तो इलिटरेट थी और मैं तो 5th पर्सन टू द 6 चिल्ड्रंस थे। मेरा 2 भाई, बड़े भाई और 2 बड़े सिस्टर्स है और एक छोटी सिस्टर है। तो मैंने शुरू किया तो 1971 में जैसे मुझे बॉर्न हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 6-7 स्टैंडर्ड तक मैंने कन्नड़ किया। बाद में 2 इयर्स का मेरा गैप हो गया और गैप होने से जो कुछ वो टीचर मुझे बताया, आप तो अभी तो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, डिक्शनरी अच्छा है आपका, ऐसा बोल रहे थे। आपको इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्यूशन लर्निंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप स्कूल ज्वाइन हो जाइएगा। तो उन्होंने बोला मुझको मेरा हमका स्कूल आ जाएगा। वो तो इंग्लिश मीडियम था। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने वो कुछ यहाँ ये पहाड़ से वहां पर जंप कर रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा क्या मुझसे हो सकता है? वो बोला मैं आपको इवनिंग आ जाओ ट्यूशन बोलेंगे। तो मैंने ऐसा करके बहुत मुश्किल था, मतलब इतना मुश्किल था कि मैं इधर पे काम करना है और अर्निंग करना है, उसमें थोड़ा पैसा बचा के मेरा स्टडी को सपोर्ट करना है, घर को भी सपोर्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कर सकता हूँ कि मैंने सोने का जो कुछ टाइम है ना, वो कितना चाहिए उतना स्क्वीज कर सकता हूँ। शायद वही आदत मुझे है। 5 इयर्स मुझे बस 5 आवर्स 5 घंटे में मैं सभी कुछ रेस्ट मिल जाता है। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, स्कूल जाता था, आने के बाद फिर मैं वो वीविंग काम करता, बाद में होमवर्क फिनिश करता खाने के बाद, और वहाँ पे स्ट्रीट लैम्प के पास पढ़ाई करता रहा। वहाँ पे इतना मॉस्किटो थे क्योंकि रात में बैठा तो वैसा लगता, मैं वो कंबल डाल के और ये करके होमवर्क करता रहा। और ऐसा मुझे वो इंस्पिरेशन हो गया कि मैं 8th स्टैंडर्ड जो कि इंग्लिश में किया, वहाँ पे मैंने 2nd रैंक आ गया। पता नहीं वो मैथ का इतना मेरे कंट्रोल था वो कि मैं वो करते करते ऐसा। और दूसरा एक बात बोलता हूँ, वो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने बोला यू स्कोर्ड वेरी हाई, यू कम टू माय ट्यूशन, डोंट पे एनीथिंग बट यू हैव टू ब्रिंग अदर पीपल अलोंग विथ यू। मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं क्यों दूसरों को बोलूं, मैं अकेला स्टडी करता हूँ, कैसे मैं ऐसा बोल दिया। वो टीचर अभी तो है, उनका अभी तो मैंने बहुत ये है, आपने एक फोटो तो बोल रहे थे, वो शायद ये बात मैंने देखा तो उनको लगता है कि अभी तो वो बात मुझे सच में बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका वो पिक्चर था। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड उधर किया, बाद में 8, 9, 10 3 वर्ष था। बाद में पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने वहां पे किया, साइंस में किया। तो मुझे ये स्टडी करते के बाद इतना मुश्किल हो गया, एक तो ये 2 वर्ष का जो कुछ गैप हो गया, बाद में ये इंग्लिश करता। मैं 2 वर्ष ऐसा लगा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मुझे क्या करना है कैसा करना है, ये लोग तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा मुझे, मैं तो बड़ा सपना देख रहा हूँ, घर में तो सपोर्ट नहीं है। ऐसा कुछ करने से मैं किसी से बात भी नहीं करता। वो क्या हुआ कि बड़ा स्टैमरिंग हो गया था, मैं स्कूल में बोल दिया तो कोई टीचर अटेंडेंस लेता, मुझको बोलता है कि प्लीज से यस। मैंने यस बोलने से इतना मुझे स्ट्रेस होता था, यस करके बोलता, वो 1-2 मिनट होता था, बाद में मैं यस बोलता ही रहता। सभी मेरा क्लासमेट सभी वो हंसते थे मुझसे। तो मैं वो ये स्टैमरिंग का बहुत मुझे प्रॉब्लम हो गया था। बहुत बाद में ऐसा लगता था कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इतना लो हो गया था कि एक तो ऐसा सिचुएशन है फाइनेंशियली, और मैं स्कूल जाता, एक बार मेरा वो तो शू फट गया था। वो सभी टीचर मुझे क्या लिया अलग करके, वो मॉनिटर होता है स्कूल मॉनिटर, उसने बोला यू कम हियर बिकॉज यू आर नॉट पॉलिश्ड, सॉरी इट शू इज टोर्न। तो उसने मुझे सर बोला, सभी हंस रहे थे मुझे देख के, यू आर नॉट एबल टू ऑफर वन पेयर ऑफ गुड शूज टू कम टू इंग्लिश स्कूल, ऐसा कुछ कमेंट कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये मैं रियली मैं क्या कर सकता हूँ मुझे सिचुएशन के बारे में। तो मुझे वो सभी कैसा लगता था कि मैं ये सभी स्ट्रॉन्ग मुझे स्टेप्स है, फाउंडेशन है, मैं तो इस पे कोई भी डिस्करेज नहीं होना है।
जो कुछ ऐसा कुछ मुझे हो रहा है, कुछ मुझे क्या कि सिखा रहा है। सो ऐसा मैं सोच के मैंने क्या किया, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आ गया उधर पे। बाद में पीयूसी हो गया। पीयूसी होने के इतना मुझे डिसअपॉइंट हो गया कि 1 मार्क्स कम था मुझे फर्स्ट क्लास होने से। तो मुझे ऐसा लगा, मैं लिस्ट देखता रहा, वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग करूँ, कोई कुछ करूँ। तो मैं इंजीनियरिंग का ऐसा सोच रहा था, कैसा भी वो मुझे, हम तो कैटेगरी में है, थोड़ा कंसेशन मिलता है। तो मैंने कौन सा बीई करूं करके, मेरा ख्याल से ये था कि मैं कंप्यूटर करूं, उसके बारे में उस वक्त में बहुत कंप्यूटर का था। तो वहाँ पे ऐसा लगता है वो एंट्रेंस सीईटी करके बोलते हैं, और बागलकोट में, मेरा गांव से थोड़ा दूर है। तो सभी मिलके जा रहे थे, तो एक एक का फॉर्म ऐसा डिस्कशन हुआ कि मेरा फॉर्म दूसरा बन रहेगा, दूसरा फॉर्म और एक बनेगा। तो ऐसा बढ़ते वो 3 चॉइस होते हैं। वो एक ने मुझको टेक्सटाइल सिलेक्ट कर दिया था, और बाद में मुझे पता ही नहीं था, वो मैंने एप्लीकेशन ऐसा सबमिट कर दिया, और मुझे टेक्सटाइल सीखने का भी करने का मुझे वो वैसा मैं टेक्सटाइल में आ गया। तो जो कुछ आज कर रहा हूँ वो डिग्री का वो कोई संबंध नहीं है मुझे। तो मैंने बीई किया। बीई करने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू आ गया था कैंपस में। उन्होंने पूछा मुझे, आप क्या करते हैं? मैंने बोला, मैं घर पे तो वीविंग है, मैं थोड़ा सीख के, अब वो गारमेंट कंपनी था, मैं थोड़ा सीख के बाद में वापस जाता हूँ, जाके वहाँ पे कुछ गारमेंट का बनाता हूँ। उसने बोला, आपको काम नहीं है, चले जाओ इधर पे, आप तो थोड़ा सीख के यहाँ पे 1-2 बरस 4 बरस सीख के जाने का इंटेंशन है, तो मैं काम नहीं दे दूंगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो सच बोला, घर के वहाँ पे वीविंग गए, कुछ करना है घर का। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है। उसके बाद एक इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू में इतना डिसअपॉइंट हो गया, मुझे कोई काम भी नहीं मिला। एक बंदा मुझे बोल दिया, तो ये बीई ने टेक्सटाइल में सीख लिया ना, कुछ भी तुझा प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो तू एमबीए करना है। मैंने एमबीए करने का सोचा। ऐसा लगता है कि मुझे दिमाग, मैंने गलत किया जो कुछ स्टडी करके। तो मैंने उसको बोला, मैं कैसा करता हूँ, पैसा भी नहीं है अभी, तो जो कुछ था वो भी हो गया। उसने बोला, एक जो कुछ आप बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे सीट नहीं मिलेगा, आपका प्लेस कर्नाटक आता है, वहाँ पे धारवाड़ है, वहाँ पे जाके पूछो। तो मैंने एप्लीकेशन डाल दिया, वहाँ पे एमबीए करने का एंट्रेंस हो गया। मेरा बैड लक समझो क्या, कि वो वक्त ऐसा आया था कि मैंने एमबीए का एंट्रेंस लिख दिया, और वो फर्स्ट लिस्ट आ गए, मेरा नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट आ गया, मेरा नाम नहीं है, थर्ड लिस्ट आ गया, मेरा नाम नहीं है। उसी वक्त में, उसी दिन में एंट्रेंस भी होता है, बाद में वो वाइवा होता भी है, और डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन भी आता है। तो एक बात बोल के मैं आगे जाऊंगा, ये एजुकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे एक टॉपिक था, अभी भी याद है, वेदर लीडर्स आर बॉर्न और मेड करके। तो एक जो कुछ ग्रुप में थे, वो लोग बोल रहे थे लीडर्स आर बॉर्न, जैसा तो जवाहरलाल नेहरू का देखिए, वो तो सिल्वर स्पून पे जन्म लिया और सभी उनको ले दिया। और एक बोल रहा था, देखो वो महात्मा गांधी को देखो, वही आदमी, कोई तो नॉर्मल था, उसको तो ऐसा एनवायरमेंट, वो तो बड़ा हो गया, देश का हो गया, उसको क्या है, तो अपोजिट है ना। तो मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि यही टॉपिक बोल दिया इन्होंने यही टॉपिक बोल दिया, जो डिबेट में वही होता है ना, एक एंड यहाँ के मैंने तो मैं चुप्पी बैठा था। वो जो मॉनिटर करता है, वो एक एक्सटर्नल होता है, वो बोल रहा था, नाम दे, आप तो कुछ भी नहीं बोला, ग्रुप डिस्कशन में है। मैं तो इतना मुझे डिसअपॉइंट हो गया था, क्या कि मैं क्या बोलूं, इधर पे उधर में मेरा तो चला गया। तो मैंने वो लिस्ट अनाउंस करने के बाद, वो ग्रुप डिस्कशन का, मैंने बोल दिया, एक बात मुझे याद है, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? तो नहीं, उसने ही बोला मुझे, यू कैन कंक्लूड बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक एनी स्टैंड। मैंने बोला, इट इज नॉट द वन एंड दैट लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड, इट इज अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज द एनवायरनमेंट, जो कुछ परिसर है, जो कुछ सिचुएशन है, उनको वो लीडर बनाने का वो मौका देता है।
उसको बहुत अच्छा लगा, शायद उसने मुझे अच्छा मार्क्स दे देगा ग्रुप डिस्कशन में। सो तो 3 ही लिस्ट आ गए, मुझे तो, मेरा तो लिस्ट नहीं था, मैं तो घर को चला गया डिसअपॉइंट होके। 2-3-4 दिन के बाद एक लेटर आ गया कि जो कुछ वेट लिस्ट में था उसने कैंसिल कर दिया, आप आके एडमिशन ले सकते हैं एमबीए का। जो एमबीए किया मैंने मार्केटिंग वहाँ पे एमबीए में, और मार्केटिंग कर दिया। बाद में ये डिसअपॉइंट हो गया बाद में कि एमबीए करने के बाद मैं कोई जॉब जाता हूँ जो कुछ मार्केटिंग है, जो घर के पास सेल करने का, वैसा कुछ काम मिलता रहा। मैंने सोचा था सिस्टम में करूँ, वो करूँ, तो वही भी मुझे नहीं आ गया। बाद में मुझे ऐसा लगा कि एक बोल दिया ये एमबीए नहीं है, अभी सॉफ्टवेयर करना है। तो मेरा ये दिमाग ऐसा हो रहा था, मैं क्या करूं। तो मुझे वसलत लगा यही एमबीए करने, सॉफ्टवेयर करने का यही एक मौका है, मैं यही करना ही है। अभी तो इतना मुश्किल है अभी एजुकेशन करने के बाद, वो पैसा फी भरने के बाद। जो मैंने डिसाइड कर दिया, मुझे जो कुछ अभी सॉफ्टवेयर करना हो मैंने किया। बाद में मुझे इमीडिएटली मुझे टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में मुझे काम मिला, और एक के बाद एक मैं अभी यहाँ तक आके पहुंचा हूँ सर। Sir, it is really thrilling and exciting to hear from you all your struggle. Now, like, I'm curious about you went to America. I just want to know what exactly was the job opportunity that you got, and when did you migrated to America? मैंने 2007 में मैं अमेरिका आ गया। तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसा था कि एक प्रोग्रामर के बारे में मैं यहाँ पे आ गया। सो प्रोग्रामर जैसा मैंने काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि वो नेचुरल प्रोग्रेशन भी है, सीखना है, सीखने के बाद एडवांस क्या होता है। सो ऐसा मैं न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा सीखा। बाद में इंस्पिरेशन ये था कि मैं कुछ सीखूं। मैं इधर पे आने का मुझे जो सपना था, मैं ऐसा वो चीज करता रहा, कितना मुझे मुश्किल आ गए, इतना मुझे वो डिफिकल्ट होता रहा, मुझे उतना मैं सपना मेरा बड़ा होता है। जैसा जब पेड़ बड़ा करने के लिए आप पानी डालते हैं और कुछ सनलाइट वैसा आने देते हैं, ऐसा मैं उसको नरिश करता ही रहा। जो मैं आने का वो समय था, उसमें इतना मुझे मजबूत हो गया कि मैं अमेरिका जाने का मुझे अधूरा है हो गया है, इसलिए मैं इधर आ गया। और आके मैं यहाँ आने से, यहाँ पे इतना अच्छा है, खूबसूरत है। मैं ये हमारे देश इतना वहाँ पे ये है नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने से इतना आपको पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा कि यहाँ पे क्या है हमारे देश, यहाँ से क्या फर्क समझ सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम से वही एक अलग है, वहाँ पे भी सिस्टम से। वहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने आने के बाद वहाँ पे मैं लोकल पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो मैंने जाके रिसेप्शन में बैठा, तो मैंने वो फॉर्म फिल दिया, मेरा नंबर आ गया। तो वहाँ पे ऑफिसर आ गया, आपका वो पासपोर्ट दे देगा, जो कुछ आपका इमिग्रेशन का ये कार्ड होता है वो दे देने। वो आके मुझे ले लिया। बाद में उन्होंने बोला आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैठिए, मैं आके दे दूंगा। वो ऐसा पुलिस का यूनिफॉर्म था उसके पास। मुझको अजीब लगा, ऐसा कोई हमको वहाँ पे हमारे देश में ट्रीट ही नहीं करता है। जो कुछ हम घबराते हैं, पुलिस स्टेशन जाने को घबराते हैं, तो उन्हें जाके 5 मिनट लगता है करके, वो 2-3 मिनट में आ गया, आके थैंक यू बोला मुझे। मैंने बोला थैंक यू क्यों? आपने आपको पेशेंस, यू हैव पेशेंस, यू लिसन टू। मुझे अजीब लगा। और दूसरा, मैं इसके पहले मैं हॉलैंड को गया था। तो ये एक उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ कि कुछ इंडिया में इधर में कुछ फर्क नहीं है। जो कुछ यहाँ पे है, जो सिस्टम है, यहाँ के लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा रहे बड़ा रहे। तो ऐसा लगा। तो मैंने हॉलैंड में गया था। एक तो वो एरोप्लेन शायद 4 बजे होगा, लैंडिंग हो गया। बाद में मैंने मेरा बैगेज देके घर से जाने की टैक्सी टैक्सी लिया। तो वो थोड़ा आगे जाने से वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे वो ट्रैफिक रुक गया। मैंने
इधर उधर देखा, कोई नहीं था। और ट्रैफिक से मैं पूछा ड्राइवर से, आप क्यों रोके? कोई नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे तो वहाँ पे इंडिया में इधर का कितना फर्क है, मुझे ये हो रहा है। तो उसने बोला मैंने इसलिए रोका, रेड सिग्नल है करके। मुझको ऐसा लगा कि कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। ऐसा तो हमके पास ट्रैफिक सिग्नल है, इधर देख रहे हैं तो हम घूम जाते हैं। ऐसा तो मैं था उधर पे, मुझे पता है। तो मुझे लगा कि यहाँ से जो कुछ हमें एडवांस कंट्री बोलते हैं, वहां से इंडिया में कुछ भी फर्क नहीं है। वही आदमी है, वही खाता है, वही सोता है। जो कुछ यहाँ पे सिस्टम है ना, उनको वो रिस्पेक्ट करना पड़ता है और सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ और कुछ अच्छा कैसा करें, तो ऐसा मुझे लगा था। मैं यहाँ पे आने से बहुत सीख गया। तो बाद में मैंने जैसा वापस आता हूँ कंप्यूटर सीखने के बाद, प्रोजेक्ट करते करते यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी देखते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या उन्होंने सीखा है, कैसा उन्हें बात करते हैं। और ऐसा लगता है कि हम हमारे पास जो कुछ हमारे पास जो है वही हैबिट इधर पे है। तो ये वो करते करते कैसा वो इम्प्रूवमेंट कर दिया। मेरा एक सीईओ था, वो तो बड़ा आदमी, उनको सभी बोलता है, वो मेरे पास मेरे पीछे था। मैं वो कैंटीन में वो ये ले रहा था, फूड लंच लेने को आ गया था। मैंने उसको पूछा आप आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, मुझे प्यार कर दिया, यू स्टे देयर करके। तो बताने का ये है कि जो कुछ वो सीईओ रहे, ऐसा एक प्रोग्रामर रहे, उसमें फर्क नहीं है। क्योंकि वो आगे क्यों मैं जाऊं, सिस्टम को क्यों ब्रेक करूं, सिस्टम को मैं क्यों मुश्किल में डालूं, ऐसा कुछ इधर पे रहता है। सो वही मुझे वो रीइटरेशन करता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा इधर उधर बोल दिया आपको प्रश्न के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, जैसा प्रोजेक्ट को देखता हूँ, ऐसा मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में होते हैं। और मैं तो ऐसा घूमना पड़ता है देश में। अभी तो कोरोना होने से घर पे ही काम करने का ये होता है। सो यही है। शायद मैंने आपका प्रश्न को अच्छा तरफ से जवाब दिया हो, नहीं पता नहीं। जी सर, यस सर। सर आप जब अमेरिका गए तो क्या आप मैरिड थे? व्हाट वाज योर एज एंड फैमिली यू टेक अवे विद देयर? हाँ, मैं तो मैरिड हो गया था। 2003 में मेरा मैरिज हो गया और बाद में मैं 2007 पे इधर पे आ गया। और वहीं पे मेरा बेटी ऐश्वर्या जन्म हो गया। उसको उसका मेरा बीबी का नेटिव प्लेस बीदर है। तो मेरा सन का वो मेरे बीबी और मेरा बेटी इधर आ गए हैं। और मेरा बीबी उसको उसका माँ का इतना अटैचमेंट है। उसका माँ ने मेरा उसको बोल दिया कि तो बेंगलुरु आपस आ जा। मेरा सन का उसको वो कैरी कर रही थी, तो आने से और बेंगलुरु में उसका जन्म हो गया। वही भी बेंगलुरु में है। 2 ही सिटीजन इंडियन का है। मैं तो इधर पे आ गया और ऐसा लगता है कि अभी बस हो गए हैं, ऐसा लगता है। वर्षा। सर आपने बहुत सारी बातें बताई अभी कि किस तरह से हमारी मानसिकता जो है सिस्टम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट वेरी ट्रू देयर। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ की तारीफ करते हैं कि वहाँ सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन व्हेन वी कम बैक टू इंडिया at that time we are the same people not respecting the system. Anyway सर आपने यूएस में है अभी और इंडिया से भी आपने अपना नाता कायम रखा है। तो दोनों कंट्रीज के कल्चर ट्रेडिशन दोनों डिफरेंट है सर। बिकॉज इंडिया इज सच एन ओल्ड कंट्री, एंशियंट कंट्री, जहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हम हमारे ट्रेडिशंस को देते हैं या फिर हमारे कल्चर को भी देते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट। सो हाउ यू आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस कल्चर एंड हेरिटेज टू योर चिल्ड्रन सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। थैंक यू। हमें इधर पे एक ही फैमिली होते हैं। मेरा यहाँ पर जो बोल रहा था वो खेड़ेगांव है और 2-3 फैमिली हैं। और एक नजदीक पे एक उडुपी का एक श्री कृष्ण मंदिर है, कभी तो हम जाते हैं। तो हम पहले से ऐसा सोचा था कि जो हम करते हैं हमारे बच्चे वो करते हैं। जो हम हमारी कल्चर यहाँ पे बोलते हैं तो
उनको पता चल रहा है ये हमारे फेस्टिवल क्या है, हमारा संस्कृत क्या है, हम क्या कैसा हम जीवन करना है, क्या खाना है। सभी घर में सभी वेजिटेरियन है। ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे आने से कुछ वेजिटेबल का जिंदगी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सो उनको हम सिखाया और सभी हमें त्योहार यहाँ पे बनाते हैं। अभी ये मेरा बीवी इतना वो रिलीजियस है, वो सभी मंत्र और लक्ष्मी पूजा जो कुछ व्रत करते हैं और आके वो आरती बनाने का वो बताएं। और मेरा बेबी ऐसा उसको उनको क्या कि मैं वेरी रिलीजियस बनाऊं, मतलब जो कुछ हमने उनको सिखाना है तो वो हम करके ही सिखाना है। जो हम बोलते हैं हमारे साथ ही बोलते हैं मंत्र। तो वो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और इतना वर्सटाइल है कि आपने एक पिक्चर में बताया था। और दो उनके बारे में बोलता हूँ कि एक थोड़ा महीने के बाद एक प्रोग्राम हो रहा था कन्नड़ में, वहाँ पे TV9 पे। वो ये औरत है, इनका दो बेटियां हैं। तो ये एक तो लड़की का है और एक उसको एक मेंटली माइंड का एक प्रॉब्लम है, जो ऐसा है वो लोग। तो उनको ये माता को मदद चाहिए था। तो मैंने वो प्रोग्राम इनको बताया मेरा डॉटर और सन को। हाँ, उन्होंने बोला हम उनको मदद करना है। मैंने उनको पूछा आप क्या मदद करते हैं? तो उन्होंने बोला पापा आप हर एक बरस में हमको ये 1000 रुपीज गिफ्ट देते हैं ना, वो मिला के हम उनको दे देंगे। तो मेरा बेटी 15 इयर्स है और मेरा सन अभी तो 10 वर्ष हो गया, उसको सितंबर में 11th हो रहा है। उसका 10,000 था, 25,000 इनको वो दे दिया। और दूसरा बात, प्रीवियस ईयर मैं उनको ऐसा पैसा देता हूँ, ये हर बरस का एक बरस नहीं है। तो अभी 16 हो गए तो उसको 16,000 मिलता है, उसको 11 हुआ तो उसको 11,000 मिलता है, सो 27,000। सो अभी प्रीवियस ईयर जब मैंने आया था तो वहाँ पे डेफ डम्ब एंड और ब्लाइंड स्कूल करके इलकल में उन्होंने बड़ा क्लॉथ लेके जिसको यूनिफॉर्म चाहिए वो सभी आके डोनेशन दे दिया था उन्होंने। सो ऐसा मैं उनको ऐसे इसलिए बोलता हूँ कि अभी तो नेक्स्ट ईयर आपको 20,000 मिलेगा, क्या करेंगे आप? तो दो बात होता है, क्योंकि एक तो बड़ा पैसे होने से उनको कैसा हम स्पेंड करते हैं और किस लिए करना है वो एक मिलता है। दूसरा, ऐसे काम करने से उनको दूसरा लोगों को कितना डाउन ट्रोडन है, कितना उनको चाहिए, ऐसे ब्लाइंड और ये डम्ब है ना, उनको ऐसा लगता है पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जो कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। वो स्कूल मैंने उनको लेके गया था, ये स्कूल है, मैंने बोला देखो ये भी स्कूल है, ऐसा भी लोग रहते हैं। आप वहाँ पे जैसे स्टडी करते हैं अमेरिका में, आपके पास सभी रहता है, लैपटॉप है, तो क्लासरूम रहते, देखो इनको ऐसा रहता है। उनको रियलिटी का जो कुछ उनको समझ होता है वो सिखाया हमको। ऐसा तो हमको फेस्टिवल के बारे में बता दिया, और हम जो करते हैं उनको योगा करने का, तंदुरुस्ती रखने का। यहाँ पे इतना स्कूल में क्या सभी को चीज और पिज्जा बर्गर वैसा ही खाते हैं। हम उनको सोचा कि आप हेल्दी घर का खाने से ऐसा तंदुरुस्ती होता है, ये हम सिखाते हैं। और हर वीक में हम जो कुछ हमारे रिलेशन है उनको वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि वो उनको कांटेक्ट रहे। ऐसा उनको नहीं लगना है कि हम वापस आने से जो कुछ हम दूसरे कंट्री से आ गए यहाँ पे, ये वो कौन एक है। उनको एटलीस्ट वीडियो से बात करने से उनको ऐसा लगता है कि वो कांटेक्ट में है, वो कनेक्टेड है। ऐसा क्या मैंने आपका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दे दिया, पर थोड़ा सर वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। मैं आपको फ्रैंकली बोलती हूँ कि वी आर हियर इन इंडिया, इट इज वेरी बिग चैलेंज टू टीच ऑल दिस थिंग्स और नर्चर ऑल द ट्रेडिशन और द कल्चर और द वैल्यूज पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन, बट far away from the motherland you are still continuing with these efforts. Hats off to you sir। और आपसे सही में ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हम हमारे रूट्स से जुड़े रहना चाहिए।
You are setting an example. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, ये आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने इंडिया से वहां पर जाने के बावजूद भी अपने कल्चरल बच्चों को आपने बराबर दिए हुए हैं। और सर दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि आपके सर चैरिटी वर्क के बारे में हमने सर बहुत सुना है। क्या आप बता सकते हैं सर कि जैसे कि अभी कोरोना की बीमारी, अभी महामारी आई है और अमेरिका में ज्यादा पैमाने पर लोग सफर हुए, सर ऐसे कोरोना के वक्त सर आपकी क्या मदद हुई उस वक्त? या आपने उनको क्या हेल्प किया था? हाँ जी, दो चीज मैंने किया। मैंने जैसा कुछ बात करता रहा, मेरा लोकल और वहाँ पे न्यूज देखता रहा, सभी को भी अफेक्ट हो गया, मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है कि जो मेरे गांव में जो बुनकर हैं, जो उन्होंने डेली करते हैं, उनको जो कुछ काम किया है वो सारी मेरी भेजने को वैसा ही ये वक्त भी नहीं है, ऐसा कुछ उस कमाई नहीं मिल रहा है। मैं मेरे तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने वहाँ पे लोगों को थोड़ा डोनेशन दे दिया। उन्होंने वो एक रेशन किट बना के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और दूसरा वहाँ पे हमारे इलकल एक दो चीज के लिए पहचान है। एक तो साड़ी, तो इलकल साड़ी है, और दूसरा वहाँ पे कम्युनिटी हार्मोनी है। जो कम्युनिटी हार्मोन ऐसा है कि एक मठ है, मानतेश मठ करके, सो वो पुराना है। बहुत लोग इलकल का सभी और आसपास का लोग आते हैं। और वहाँ पे एक दरगाह है, श्री मुर्तुजा काजी दरगाह। तो वहाँ पे मुस्लिम का लोग रहते हैं। वो ऐसा है कि वहाँ मुस्लिम का एक ट्रस्ट में हिंदू कमेटी का लोग रहते हैं, और इधर पे वो लोग आते हैं, मिलजुल के रहता है। सो मैंने वो हर दिन एक बार वो अन्न का वो एक ये बनाते हैं, विजय मानतेश मठ का। मैंने उनको मेरे तरफ से उनको मदद किया कि वो जो कुछ प्रथा करते हैं उनको मुझे मदद चाहिए। और मैंने सोचा ये तो मैं तो कुछ भी करना है। तो देख रहा था मैं वहाँ पे अब पीएम केयर्स के लिए कुछ दे दिया तो उनको हेल्प होगा, ऐसा करते हैं। और बाद में इधर पे तो कोरोना का ऐसा है कि यहाँ पे भी लोग बहुत अफेक्टेड हैं। कितना लोगों को जॉब नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसा कुछ रेड क्रॉस का बहुत बढ़िया उनका मदद करने का ये है। तो उनको मैंने मदद करता हूँ। ऐसा मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो हमारी जो कुछ वहाँ है वही करना है। जो मदद चाहिए, जो कुछ अप्रोच करते हैं उनको करते हैं। और इधर पे इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं, पुलिस फोर्स होते हैं, उनको तो कोरोना के बारे में बहुत अफेक्ट हो गए हैं, और शेल्टर पे रहता है उधर पे, और होमलेस होते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पहला अच्छा था कोरोना के बारे में। अभी तो वो घर पे ही उनको फूड सप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि वो वॉलंटरी जाके करते हैं। जो हमसे कुछ नहीं होता है, एक ही दो ही बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, नहीं तो पैसे से हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो ऐसा करके मैंने मदद कर रहा है। यही है सर कोरोना के बारे में। Sir, you are also working for the elderly people. You believe in a philosophy and a culture that elderly people must be respected, parents must be respected. So your work towards the old age people, how you carry on there in your country? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने ऐसा लगता है कि वो दिल में जो कुछ बात है थोड़ा ज्यादा ही बोल दूं। तो हमने ऐसा सोचते हैं कि माता गुरु पिता गुरु करके बोलते ही रहते हैं। तो शायद ऐसा कोई घर नहीं है, किसी माता पिता जो कुछ बुजुर्ग होते हैं उनको कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक तस्वीर आपने वीडियो में बोल दिया था, तो बहुत है। एक के बारे में बोलता हूँ। ये तो रवि करला करके, इनका बारे में तो एबीसी में अमिताभ बच्चन के बाद इनका मुलाकात हो गया था। मैंने इनसे बात कर दिया, क्या करते हैं क्या कर रहे हैं।
उन्होंने मुझे एक बात ऐसा बोला कि मैंने ये ओल्ड एज जो कुछ स्ट्रीट पे, टेम्पल पे और रेलवे स्टेशन पे आते हैं उनको मैं इलाज करता हूँ। इलाज करके उनको मेडिकल हेल्प रहता है। एक तो ऐसा एक परिस्थिति में रहते हैं कि उन्होंने कुछ डायबिटीज है, कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसा कैसा है। एक तो भूखे हैं तो उनको मैं लेके आता करता हूँ। तो ऐसा बात करते हैं उनसे, ये उन्होंने मुझे एक बात बताया। एक आदमी को मैंने लेके आया मेरे सेंटर में, मेरा टीम में। सो वैसा उसके बात करते करते मैंने उसको पूछा क्या करते हैं आप, क्या थे? मुझे सुन के एक पता नहीं, मैं इमोशन हो जाता हूँ। सुन के ऐसा लगा कि वो एक वक्त पे वो जज था एक कोर्ट का। तो ऐसा उसका हाल अभी रास्ते पे आ गया। क्यों हो गया, कैसा हो गया? उसको तो क्या कोई सपोर्ट नहीं है, उसका तो पेंशन नहीं है उसको। वो माता पिता उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको बच्चों के लिए किया। अभी बच्चों नहीं देखते हैं तो उनको कौन देखेगा? मैं विस्तार पे बोलता हूँ इधर पे। वैसा किसी को वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे काम करते हैं वो पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हैं। हर महीने उनका पेचेक होता है, करते हैं। बाद में यहाँ पे मैं डेविएट करता हूँ। यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं ना, 12 स्टैंडर्ड मतलब 12th पढ़ने से वो घर से निकल के वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, घर में नहीं रहते हैं। तो जो कुछ पैसा इन्होंने माँ बाप बचाते हैं उनका अगला लाइफ में वो करते हैं। और वो मेडिकल का अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उनको खाने पीने का होता है। जो कुछ ओल्ड एज में वो रह सकते हैं, घर में रहे तो उनको इंतजार रहता है। बट वैसा नहीं है हमारे पास पेंशन का वो नहीं है। जो बुनता है, जो बर्तन बेचता है, बर्तन क्लीन करता है, उनको ये ऐसा सोचने का वो एक पॉसिबल ही नहीं है। वैसा माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाई करके उनको एक लाइवलीहुड करने का सपोर्ट दे दिया, शायद माँ बाप पढ़े नहीं होंगे, इलिटरेट रहेंगे जैसा मुझे थे। वैसा लगने से उनको अभी ये से मारने का, पिटाई करने का, घर से बाहर डालने का, वो तो हमारी कल्चर नहीं। क्यों हम माता गुरु पिता गुरु बोलते हैं? मतलब ऐसा ऐसा हमको जाते जाते हमारे स्टडी में और हमारी एनवायरनमेंट में ऐसा लग रहा है कि वो बोलने का एक हमारा संस्कृति एक है, और बाद में जिंदगी होने के बाद जब हम उनको बाहर निकालते हैं वो एक अलग है। ऐसा मैंने सुन लिया। इसलिए जो अभी तो माता पिता जो नहीं हो गए हैं ना, बच्चे हैं वो है, उनको सोचना है कि हम जो हम करते हैं हमको वैसा ही मिलता ही है आगे। वो तो नहीं, वो तो एक एस्केप होने का कोई नहीं है। तो मैं एक सुझाव देता हूँ, आप माता पिता को अच्छे तरह से देखना है। अभी तो मैं हूँ, मेरे बाप माता पिता दो ही नहीं है। तो एक काम बोलता हूँ, उससे इतना अच्छा लगता है आपको सुन के कि तो बच्चों से माता पिता को आप जो कुछ एक वक्त होता है, फादर्स डे, मदर्स डे, नहीं तो वैलेंटाइंस डे, उस दिन आप आपके माता पिता रहे तो उनको वो पाद को ये करके वाइप करके नमन कर दीजिए। वो आपको बच्चों के साथ करो, तो उनको आप बच्चों को आपको ऐसा करने को बोलो उनको, तो वो उनको अजीब लगेगा। मेरा बेटी बेटों को ऐसा ही लगता था, अजीब लगता था। अब उनको लगता है कि इतना इसमें वो रिस्पेक्ट है आपसे, जो कुछ आपके माँ बाप को देते हैं ना, वो आपको देते हैं। और वही है कि नहीं है, आपको एक संस्कृति उनको सिखाया। जैसा कुछ हमारी रामायण महाभारत हम देखते हैं, माता पिता का उनको टच करते हैं, उनका फिंगर, वो वहीं पे ही नहीं रहना है। आप घर से करने से आपको बच्चों से इतना प्रभाव होता है कि वो आपको आके प्यार से बोलेंगे, बात करेंगे और सुनेंगे। और आप भी बोल सकते हैं कि कितना आप तकलीफ ले रहे हैं उनको बड़ा करने के लिए। जैसा आपके माँ बाप से उनको बोल लिया तो मैंने इतना मुश्किल से, ऐसा तो हर एक का जीवन में तो मुश्किल है,
जो कुछ आगे बढ़ना पड़ता है वो तो शायद अच्छा एनवायरनमेंट भी आ सकता है, जैसा कुछ उसको कुछ नहीं वो भी आ सकता है। मुश्किल से वहां रुक गया तो वो रुक गया। जो कुछ आगे आए ना हमने, वो हम उनको बता सकते हैं, इसलिए वही भी एक आपको सिखाने का वो तरीका होता है। तो आप वैसा उनको बोलना है। तो हर एक समय लेके माता का दिन, पिता का दिन और वैलेंटाइन का दिन जो कुछ होता है, ऐसा करने से बहुत सिंपल है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। जैसा भगवान को आप मंत्र बोलते हैं ना, ऐसा माँ बाप का भी अच्छे हैं, उनको हम बोलना है, हमारे माँ बाप को वही उनको बोलना है। तो ये करने से आपको एक तो आपका उनका संस्कृति भी सिखा दिया, बाद में आपका उतना बच्चों से इतना अटैचमेंट होता है। ये कोरोना तो अच्छा हमको मौका दे दिया, हम इतना वक्त बिता रहे हैं, हम उनको समझ रहे, नहीं तो मैं भी काम के चला गया, वो भी घर के काम करती, वो स्कूल में आके वैसा चलता, ये नहीं होता। ऐसा करके वो ये सिखाना है। और आपका पहला प्रश्न था कि माता पिता का और संस्कृति का कैसा करना है। दूसरा ये कि ये सोना माने करके, डॉक्टर सोना माने, इन्होंने क्या करते हैं, वो रास्ते पे जाते हैं, जो कुछ देखते हैं ना, उनको जो मेडिकल चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जो कुछ वहाँ पे उनका तो बड़ा हॉस्पिटल है, उनका बीबी और वो लोग दो ही मिलके ऐसा करते हैं। जो कुछ उनको मदद चाहिए मेडिकल का, और वहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल को एडमिट करने के लिए लेके जाते हैं। ऐसा है कि मैं ये इसलिए बताया कि आप जो ही कुछ काम करो, वहां पे एक एम रखना है। क्या है कि जो मैंने पढ़ाई करता हूँ, तो जो पढ़ाई नहीं किया है, वो स्कूल पे नहीं है, मतलब समझो मेरा जैसा लोग इलिटरेट हैं, उनको आके दो चार आपको लोकल लैंग्वेज में हो या तो इंग्लिश में हो, ऐसा कुछ बताओ। कोई इसमें कुछ एक्सप्रेस नहीं होगा, शायद दो तीन नोटबुक्स, थोड़ा पेन आके आप दे दिया तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो बड़ी बात नहीं है, और मदद करने का ये तो अलग चीज ही नहीं है। यहाँ पे डोनेशन, चैरिटी वो कुछ बोलते हैं, हमारे वहाँ पे संस्कृत में कंटिन्यूस है ये चैरिटी, हर दिन देखते हैं। अब प्रोमिनेंट करना है हमको, इसलिए आप जो करते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं करना है, बड़ा चैरिटी बना के बड़ा पैसा डाल के इतना ही करने का कोई नहीं है। अलग इंडिविजुअली आप जो कुछ करते हैं, इधर उधर देखो, कुछ करो, और ऐसा लगना है कि ये करने से उनको आगे डेवलपमेंट होना है, ऐसा 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 करना है। और संस्कृति आगे आप पूछा था कि क्या हम ये बड़े लोगों से हम एक सीखना है। तो मैं एक लगता है वो कनेक्टेड नहीं है, बट कनेक्ट करना चाहता हूँ कि हमारी समाज में, सारी समाज में इतने लोग हैं और इतना स्प्रेड है, सीखे हुए लोग हैं, बिजनेस करने हुए लोग हैं, तो वापस कुछ देना है समाज को। ये तो हर वक्त हर हमारे बंधु में वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना है। नहीं तो ऐसा है मैंने सीख लिया, मेरा बच्चे मेरे ये उनका एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, वो उसने होने से उतना नहीं है। आपको ऐसा लगना है कि कुछ तो आप इंस्ट्रक्शन दो, कुछ आने का करो, कुछ नेटवर्क करने से तभी हम आगे ले सकते हैं। ये तो हमारी वो जिसमें रहना चाहिए कि हम उनको आगे लेके देखना है। जैसा लोगों हमारे सामने होना चाहिए कि जो कुछ विजय जी पहले बोल रहे थे कि जो कुछ बर्तन करते हैं, जो कुछ जाके वो फूल बिकने का वैसा कुछ काम करते हैं, उनको देख के हमको उनका तस्वीर हमारे सामने आना चाहिए। जो उनके बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको मदद करने। शायद आपको बड़ी उनको डिग्री बनने तक आपको उनको साथ नहीं दे सकते हैं, शायद जो कुछ थोड़ा होता है उनको स्पार्क देना है। यही बोल रहा हूँ, उनको स्पार्क देना है, देखे सही दिशा पे उनको ले लिया तो
आपका उनको जरूरत नहीं लगेगा। आपको एक दिन वो आके बोलेंगे कि धन्यवाद बोलेंगे आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कुछ यहाँ पे देश में है और बाहर में है, जो कुछ सुन रहे हैं, उनको एक चाहिए कि पहला आपको समाज को कर दिए, एक तो समाज कर दिया तो देश बड़ा ही होगा। सबको भी देश के लिए एक एम होना चाहिए। शायद आपको बड़ा बन के एक वही नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं वही देश के लिए क्या आगे लेके जाएगा। जो कुछ आप कर रहे हैं वैसा कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो मिलके उनको थोड़ा सजेशन देना है, थोड़ा उनसे पूछना है, ऐसा कुछ करो, वो अच्छा लगता है। हाँ जी Sir, such a great thought. I understood few things from your talk. कि it is said that you reap what you sow. आप जो बोएंगे वही आप बाद में कट करेंगे। मतलब द ग्रास नहीं, क्या बोलते हैं, द फील्ड दैट यू सो। तो इससे आपके गुड डीड्स विल डेफिनेटली बी फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी. You are doing charity to old age, to the homeless, poor people. Not only that, you have also been connected to India. जैसे कि अभी राम मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि पर, तो there also you have done charity. That's a great thing, and I really salute your connection with the home country. And also I can say that you are a really ideal father. Your children are going to learn a lot from you and be a real human being. So my humble, bowing towards your feet. नमस्कार। हेलो सर, कमिंग बैक वंस अगेन टू यू। आपने इतना सारा बोल दिया है कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कुछ पूछने का बाकी रह ही नहीं गया है। बस आपकी बातें सुनते रहे हम लोग। आपने ये भी बताया बातों बातों में कि किस तरह से आप कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, और किस तरह से आप आपका जो चैरिटी वर्क भी है वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं। बट सर, अगर ये कनेक्टिविटी की बात होती है तो आप यहाँ से अगर बाय चांस कोई आता है आपके पास और आपकी मदद मांगता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से आपने अपने बारे में बताया है तो आप उसको ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन अभी आप जब यूएस में रह रहे हैं और वहाँ से अगर आप यहाँ के जो यंग जनरेशन है उनको किस तरह से आप मदद करना चाहेंगे? तो एक लगता है कि मैंने ऐसा थोड़ा 3-4 महीने से मैंने सोच रहा था, ये यंग जनरेशन को 2 चीज से कर सकते हैं। एक तो उनको पढ़ाई करना ही है और जॉब करना ही है, नहीं तो बिजनेस करना ही है। तो यंग लोग तो मैंने ऐसा तो अलग समाज में बताता हूँ, और एक तो मैंने हमारी समाज में मैं देख रहा था, जो कुछ कोरोना से आप जो काम स्टडी अभी कंप्लीट करने का ये नहीं है, उनको क्या करना है, हम मिलके उनको बात करना है, जो कुछ उनका रेज्यूम बनाना है, एक मॉक इंटरव्यू करना है। बहुत लोगों को जॉब का तो ये आता है क्या रिक्वायरमेंट, जैसा विजय जी ने बता रहे थे पहले, जो रिक्वायरमेंट आते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनको इंटरव्यू में पास नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा इधर उधर सुनते हैं, एक प्रोफेशनल रेज्यूम कैसा बनाना है, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। जो बड़े लोग बैठते हैं, मेरे जैसा अभी मैंने कोट जैसा पहन लिया, उनको गांव पे आते हैं, उनको समझ नहीं सकता, अभी तो बड़े गांव पे मुंबई पे आ गए, पुणे पे आ गए, गांव पे आते हैं, उनको पता नहीं चलता बड़े बड़े बिल्डिंग देखे, और ऐसा प्रश्न होता है उनको 10 मिनट 20 मिनट बात करने का उनको कंटेंट नहीं रहता है। इसलिए हमने उनको मॉक इंटरव्यू लेना है, समझना कि जो कुछ आप मुझसे बात कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या मैं आपको एक्सपेक्टेशन करना है, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनको बढ़ता है। ये कुछ कहीं पे हम किसी को भी कर सकते हैं जो कुछ जॉब चाहिए, और पढ़ाई जो करने वाले हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ, मेरे लेता हूँ कि जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ इधर पे, मेरे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। okay? तो ऐसा एक ये
सिचुएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं अभी तो यही रिक्वायरमेंट, यही वेरी नाइस एरिया है एजुकेशन का, मेडिकल बनाओ, डॉक्टर बनो। जो वो पढ़ते हैं ना, बाद में वो आउटपुट आने से उनको जॉब ही नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कि हम वो पढ़ना नहीं है, ऐसा सीखते तो कोई पढ़ने का नहीं है। तो ऑप्शन ऐसा है कि दो कर सकते हैं, जो पढ़ते हैं ना उनको उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उससे वो तरीका ढूंढना चाहिए। जो कुछ उसने टेक्सटाइल किया, तो अभी तो इतना मदद सरकार से इतना मदद है कि जो टेक्सटाइल किया है आप 4 लूम्स डाल सकते हैं, 4 गारमेंट डाल सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सभी बताने का उनको ये नहीं है। इतना योजना होते हैं, वो पर्कुलेशन करने में कुछ नहीं है। इसलिए एक मदद कर सकते हैं कि हर हमारे, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ हमारे समाज के लिए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, वो तो होगा कोऑर्डिनेशन और नोडल एजेंसी होता है। जो कुछ सरकार से, भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो कुछ होता है ना, वहाँ पे आके वो लैंडिंग होते हैं। हमारी जो कुछ सर्विस कर सकते हैं, जो कुछ मदद कर सकते हैं, वो वहाँ पे लेके वो हमारे लोगों को पहुंचना है। ये ऐसा स्कीम आ गया जो आत्मनिर्भर, मतलब समझ लीजिए इसमें जो कुछ स्मॉल इंडस्ट्री में क्या क्या है, क्या कर सकते हैं और कैसा बेच सकते हैं। और दूसरा, आप तीन मदद यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना ऐसा आसान कर दिया कि सभी एक स्कीम ऑनलाइन पे है। भी रजिस्ट्रेशन करो ऑनलाइन, आपको एक अक्नॉलेजमेंट आएगा, लोन अप्लाई करो आपको ऑनलाइन आएगा। मेरा तरफ से मैं शायद वहाँ पे हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ जी प्रसाद जी, मैं वहाँ पे लेके मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे समाज में आगे पागे कौन है, क्या चाहिए। Yes. ऐसा लगता है कि हम बड़े करने से बड़ा का ये बात नहीं है। वहाँ पे लगे एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जो कुछ आपको बहुत पता लगेगा। तो मैं क्या डायरेक्शन देता हूँ, समाज में कोई रहे, एक आईटी का वो नॉलेज रहना चाहिए, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट, उसको 18 ईयर्स होना चाहिए और रजिस्टर्ड करने का भी प्रोसेस अलग यूट्यूब में है। उसको एक 50,000 60,000 लगेगा, वो आईडी रीड स्कैनर वो करके वो बना के वो दिया। तो आपको सर मेरे पास 10-20 हजार रहे और जो कुछ मेरा समझदार लोग है उन्हें फूल करके डाल को उसको एक जॉब दे दो और समाज के लोगों को आके ले जो। एक तो आधार कार्ड होता है, रेशन कार्ड होता है और इंश्योरेंस है, पेंशन है, वो निकार कार्ड होता है, लोन का होता है। ये सभी आप करने से दो काम कर सकते हैं। एक तो उसको पहला जॉब दे दिया, दूसरा बात आपको कंप्लाइंट कर सकते हैं। मैंने पहले बोल रहा था अमेरिका और इंडिया में फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। जो कुछ सिंगापुर में है, इंडिया में कुछ फर्क नहीं है। एक ही पर है कि यहाँ के लोग वो सिस्टम में आते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, जाके वो विलिंगली देते हैं। तो एक ऐसा करने से वहाँ पर आपको सिस्टम को मजबूत करेंगे। आउट ऑफ सिस्टम कोई नहीं होगा। समाज से पहले शुरू करो और करने से क्या होगा कि आपको मदद भी कर सकते हैं यंग पीपल को। वही काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ जी, एक शुरू कर रहा हूँ मेरे गांव से। एक ऑलरेडी वो बंदा था, उसको पता था, वो भी बेंगलुरु में था, आ गया है समझ का, उसको CSC करा है, कॉमन सर्विस सेंटर। सो मैं अभी क्या कर दिया हमने समाज में, हर एक समाज में मैं और एक रिक्वेस्ट बोलता हूँ कि जिसको क्या चाहिए पता नहीं है, जो कुछ हम सुनते हैं उनको मदद करते हैं। इसलिए एक सर्वे करना है, ऑनलाइन सर्वे करो, नहीं तो प्रिंट में सर्वे करो। हमारी प्लेस में कोई तो बहुत लोगों को पता नहीं, इलिटरेट होते हैं, इसलिए हमने एक फॉर्मेट करके प्रिंट करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शायद 450 घर हैं उधर पे। तो वहाँ पे लोग अभी भर के दे रहे हैं। उनसे हम वहाँ पूछा होता उसमें हमने कितने लोग पढ़े हैं, जॉब करने को कितने लोगों का काम का इंटरेस्ट है, आपका आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, आपका फोन नंबर दीजिएगा। हम उनको करके फैमिली का मेन फोन नंबर है करके उनको देखेंगे और एक स्मॉल ग्रुप बना के इंटेंसिव उनको करके ऐसा कुछ मैंने बोल रहा था, उनको एक प्रोफेशनल रेज्यूम बनाएंगे जो कुछ काम करने वाला है, उनको मॉक इंटरव्यू दे देंगे। बाद में तो रिक्वायरमेंट तो आ रहे हैं इधर पे, वो बोलेंगे ये काम करने का होता है। बाद में जिनको रेशन कार्ड नहीं है
उनको जो कुछ डॉक्यूमेंट आके ये बंदे के सामने बैठ दिया तो वो सभी करेगा। अक्नॉलेजमेंट आएगा डीसी के, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, जिला जो कुछ ऑफिस है वहां पे जाने से मिलेगा। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने कर रहा हूँ। तो डिटेल में तो थोड़ा बता दिया, और कुछ बहुत। तो एनीवे सर, यू आर जस्ट, हाँ हाँ संजय सर। हाँ सर, आपने तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू WSF का आपने तो कार्य देखा ही है। सर आप क्या कहेंगे हमारे अपने वर्ल्ड साइड फाउंडेशन के बारे में? तो आपका टीम इतना एक्टिव है, इतना विलिंग है, इतना प्रोएक्टिव है। जैसा कुछ विजय जी ने पहले बता रहे थे, उनका विजन क्या है कि 10 बरस में जो कुछ गरीबी है वो हटा देना है। इतना बढ़िया काम, इतना बढ़िया उनका एम है। तो ये बढ़िया एम आप नरिश कर रहे हैं, और आप इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपका टाइम जो कुछ करते करते इतना लोगों से इंटरव्यू कर, एक कन्वर्सेशन करके ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो लोगों को, जो लोग देश में हैं, बाहर हैं, वो नेटवर्क होने से एक तो समझते हैं कि लोग यहाँ पे हैं, दूसरा आगे वो लोग आके हाथ टूट मिलना है। अभी तो 20 हाथ आपके पास हैं, और 200 हाथ आगे आने से जो कुछ एक काम आप कर रहे हैं वो काम आसानी से होगा और ज्यादा होगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फाउंडेशन को। और विजय जी, आप तो इतना आगे का सोचते हैं कि जो कुछ गरीबी है ना, उससे तो वो रहने से इतना डैमेज होता है कि एक तो भूखे होते हैं और आगे सोचने का ये नहीं है, और उनको मॉरल सपोर्ट नहीं होता है। जिनको जो आगे आना है, गरीबी लोग वही होते हैं, वो आने का सपने उनके पास है, बहुत है, बट उनको नर्चर करने का, उस पार करने का एक मौका नहीं है। इसलिए जो आप जाके जो बर्तन बेच रहे हैं उनको एक वहां से निकाल के वो थोड़ा उनको इंस्पिरेशन दे के जो करते हैं ना, वैसा काम आगे रखिए जाएगा। आपका हाथ तो नीचे कभी नहीं जाएगा। तो जो कुछ वो भगवान जीवेश्वर का वो हमारी सभी समाज में है ना, वो उसका उनका इंस्पिरेशन आप टीम को सभी मिले, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और विनती भी करता हूँ कि जो समाज के लोग आगे आ गए हैं, हाथ मिलना ही है। समाज घटक जो कुछ इंडिविजुअल पे जो कुछ सांप्रदायिक हम काम करते हैं, जयंती बनाते हैं, उतना ही नहीं है। एक तो उनको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद जो कुछ सीखता है, काम करता है, बिजनेस करता है, उनको मदद करना है। और तीसरा काम जो कुछ वहां पे है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आगे आना है, हाथ मिलाना है और देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा लगना है कि लाखों रुपए डोनेशन देना, हजारों रुपए खर्च करना, वही है कि नहीं है। मैंने एक दो बात बोल दिया कि आप जो जाके आगे पीछे देखिए जाएगा। आप शिक्षक रहे तो हमारे लोगों को 4 लिटरेट करो, वो वैसे करने से भी आप समाज को मदद करते हैं। ऐसा कुछ बड़े बढ़िया काम आप कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत हृदयपुर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात आपको मैं मुलाकात के आखिरी दौर पे जा रहा हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले साल हमने शाही समाज से एक 10 बच्चे ढूंढ के निकाले कि जिन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में एक तो शिक्षा छोड़ी है, या ऐसे कुछ बच्चे हैं जो केवल पैसा न होने के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उन बच्चों को हमने अडॉप्ट करके, जब तक वो अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं होते हैं, ऐसे एडॉप्शन स्कीम भी है सर हमारे पास में। हम लोगों को तो अपील करते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे पास में लेके आओ, हम उनका देखेंगे क्या करना है। और दूसरी बड़ी बात कहता हूँ, आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा। एक तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एब्रोड में और विशेषतः अमेरिका में, अभी आप कैलिफोर्निया से बात कर रहे हैं हमसे,
और कैलिफोर्निया में आज सुबह हो रही है, हमको सूरज भी दिख रहा है, आपके पीछे से ऊपर आता हुआ सूरज भी दिख रहा है। लॉस एंजलिस भी आपके बहुत ही पास में, मतलब जो हॉलीवुड है, मुझे लगता है कि हॉलीवुड का जो बड़ा सिंबल है वो आपके घर के आसपास से कहीं दिखता भी है वो। तो अमेरिका में जितने भी साड़ी कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, तो आप कृपया वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में उनसे बात करिए, चर्चा करिए। मैं आपको एक ग्रुप में हमारे ऐड करूंगा, आप उनको भी ग्रुप में ऐड करिए हमारे साथ में, तो उनको भी लगेगा कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का काम क्या है और कैसे साड़ी समाज में कैसे साड़ी समाज कैसे संगठित हो रहा है। एक रिक्वेस्ट है मेरी, और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, दूसरी बात ये है सर जी कि ये इतना जो हम करते हैं, ये आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि वी आर नेवर डिमांडिंग डोनेशन सर। किसी के पास में भी हम ऐसा कहते नहीं है कि भैया हमको डोनेशन दो या हमको ये करो। हम तो ये कहते हैं कि वो देखता है भगवान जीवेश्वर, बस कैसे करना क्या करना बस फिक्र उसको है, वो देखेगा वो करेगा, बस हम बस उसके भरोसे ही चल रहे हैं। और काफी तादाद से आज मैं कहता हूं कि लाखों की तादाद में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से लोग जुड़े हुए हैं। एक अच्छा कार्य आरंभ किया है सर जी, और मुझे लगता है कि आगे भी ये चलेगा। इस मुलाकात में, इस फेसबुक लाइव संवाद मालिका में आज आप आए, हमारा जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है, आपके आने से धन्य धन्य हो गया। आज 12वीं मुलाकात में पहली बार अमेरिका से कोई लाइव है। इसमें साड़ी समाज को आप पर बहुत अभिमान है कि एक प्रतिकूल परिस्थिति से आप जहां तक गए हो, आज कैलिफोर्निया, आज आप वहां सेटल हो, और हम बहुत ही हमको आपका बहुत अभिमान है, गर्व है कि नामदेव चिल्ला जैसे एक समाज सेवी जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि यूएसए में भी वो साड़ी समाज में भी एक्टिव है और बाकी समाज में भी अपना योगदान रखते हैं। सर, आप इस मुलाकात में आए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पावन कर दिया। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उसके साथ में हमारी अपर्णा मैम, वर्षा मैम, संजय सर, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा और इस मुलाकात की समाप्ति करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप ऐसा मुझे प्रश्न पूछा। मैंने सोचा था कि जो कुछ समझता हूँ आपको ऐसा लगता है कि रेलेवेंट हो जाएगा। मैं एक ही दो बात बोलता हूँ जी। जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया काम है और साथ में सभी मिलना है। समाज बंधु को मैं विनती करता हूँ कि आप आगे आना है और मदद करना है। ऐसा नहीं कि मदद करने का ये एक अलग चीज नहीं है। जो कुछ हम जो कुछ सीड आपने बोल रहा था पहले, जो कुछ सीड डालते हैं ना वही फ्रूट आएगा। मैंगो आपको चाहिए तो मैंगो का सीड डाल दो। आप तो एप्पल डाल दिया तो मैंगो करके देखने का नहीं है। आप कुछ अच्छा कर दिया तो दो चीज काम करेंगे। ये तो आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को बोलना है, आपको यंगन को बोलना है। इसलिए हम जो कुछ विदेश में है ना, पैसे रहते हैं, पैसे के बाद साथ साथ हम मदद भी करना है। और बहुत अच्छा लगा कि WSF कुछ पैसा नहीं पूछेगा। जो आपको जो कुछ विलिंग है करो, उसके साथ ही थॉट बोलना है। ये एक नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क से भी काम चलता है। जब हाथ मिलते हैं ना तभी आप कुछ बड़ा ऊपर ले सकते हैं। और अच्छा काम ऊपर लेने का जो कुछ ये है ना, ये और भी थोड़ा उत्साह मिलता है। हम तो बुरा काम नहीं कर रहे हैं, ये समाज के ही काम ही कर रहे हैं। साली समाज मतलब हम जो कुछ हैं वो सभी कर रहे हैं। इसलिए हम जो कुछ आप कर रहे हैं हम सभी हाथ मिलाना है। और स्पेशली हम जो कुछ रिसोर्सफुल लोग हैं, जो कुछ ताकतवान हम समझ रहे हैं, पैसे से और समझ से कुछ आगे विलिंग से आना है, आगे करना है।
और ऐसा करने से आपका विजय जी जो कुछ 10 बरस में जो कुछ सपना है, मैं सोचता हूँ कि 2-3 बरस में वो गरीबी जाए। गरीबी जाने के पास ही हम लोगों का ऐसा कैपेबल होना चाहिए कि कुछ जॉब में और बिजनेस में वो वेलवर्स होना है और स्ट्रांग होना है, वापस समाज में देना है। ये जो कुछ रोटेशन होता है ना 10 बरस में, ऐसा होना चाहिए कि सपने भी हमने देख नहीं सकते थे। जो कुछ बड़ा वो एम लेता है, बिग गोम लेता है, एम लेता है, उसको ही आगे जाने का चैलेंज होता है। आप समझो सीलिंग होता है, सीलिंग ऊपर उठा के जा रही है तो आपका मेहनत इतना ही होता है कि आप चेयर लो, स्टूल लो, इस पे बैठो, जाके सीलिंग पकड़ो, आपको एम हो जाएगा। मतलब आप आसमान छूटने का जो कुछ एम आपके पास होता है तो आपको एक इंस्पिरेशन ज्यादा मिलना चाहिए और लोग ऐसा हाथ मिला तो और कुछ स्ट्रांग होगा। ऐसा आशा से मैं सभी बंधुओं को विनती करता हूँ और मेरे तरफ से क्या मदद चाहिए मैं विलिंग से आगे आता हूँ और धन्यवाद जी सभी। थैंक यू नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय जीवेश्वर। जय नमस्कार।